हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से LNIS यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर टीसी। एज यू नो, जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इस लाइव सीरीज में आज हमारा दूसरी क्लास है। और जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस किया था यूपीएससी मेंस का सिलेबस, ब्रीफ में डिस्कस किया था। यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न हमने ब्रीफ में देखा था। साथ ही हमने देखा था कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें एथिक्स की क्या भूमिका सामने आती है उभर कर। और क्लास के लास्ट में हमने देखा था जो यूपीएससी ने 3 शब्दों को मेंशन किया है सिलेबस में। हेडिंग जो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इन 3 शब्दों को हमने लास्ट की क्लास में समझा था। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज की जो ये दूसरी क्लास है लाइव सीरीज की, इसमें हम आज कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली तो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन एथिक्स की शुरुआत से पहले उनकी समझ होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि उनमें हम देखेंगे मूल्य क्या है, वैल्यूज, सद्गुण क्या है, कर्तव्य क्या है। साथ ही हम देखेंगे कि पुरुषार्थ क्या है, भारतीय प्राचीन संस्कृति में जो पुरुषार्थ बताए गए हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो अब ये टॉपिक ना ऐसे हैं जो यूपीएससी में आपको इतनी हेल्प करने वाले हैं कि हर साल आप कुछ ना कुछ इन पर लिखने वाले हो। सपोज कीजिए मूल्य है, तो देखिए सिलेबस ही देखिए आप पहले। ये देखिए अपना एथिक्स का सिलेबस है, उसका पहला पॉइंट ही देखिए। 1 सेकेंड। देखिए मानवीय मूल्य मेंशन किया हुआ है। मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। देखा वैल्यू। दूसरा इसका तीसरा पॉइंट देखिए, बुनियादी मूल्य, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज मेंशन है सिलेबस के पॉइंट नंबर 3 में। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर, ये देखिए नैतिक मूल्य। डायरेक्ट मूल्य वर्ड जो है मेंशन किया हुआ है सिलेबस में कई जगह, और इससे ना हर साल यूपीएससी कुछ ना कुछ जरूर पूछता है। जैसे कि देखिए, ये देखिए 2013 का यूपीएससी का क्वेश्चन है सीधा, मूल्यों व नैतिकताओं से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक होना किस प्रकार महत्वपूर्ण है? डायरेक्ट सवाल आया है मूल्यों पर, 2013 का सवाल है। फिर देखिए 2013 में दूसरा फिर एक सवाल आया मूल्य पे, डायरेक्ट मेंशन है मूल्य शब्द। मूल्य, कुछ लोगों का यह मानना है कि मूल्य समय और परिस्थिति के साथ बदलते रहते हैं, जबकि अन्य दृढ़ता से मानते हैं कि कुछ मानवीय मूल्य देखिए सर्वव्यापक व शाश्वत है। इस संबंध में अपनी धारणा हेतु तर्क प्रस्तुत कीजिए। सीधा सवाल पूछा, 2013 में 2 सवाल मूल्यों पे आए। फिर देखिए 2017 में एक बार फिर से वर्तमान समय में देखो नैतिक मूल्यों पर सवाल पूछा है। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सदजीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा है, विवेचना कीजिए। 150 शब्द में 10 अंक का 2017 में पूछा है, सीधा मूल्य वर्ड लिखा हुआ है। 2020 का भी लेटेस्ट देखिए, कल्चरल वैल्यूज में सवाल पूछा है, सांस्कृतिक मूल्य। सामयिक इंटरनेट विस्तारण ने सांस्कृतिक मूल्यों के एक भिन्न समूह को मनासीन किया है, जो प्राय परंपरागत मूल्यों से संघर्षशील रहते हैं, विवेचना कीजिए। सीधा मूल्यों पर सवाल है। अब आप देखिए, जब आपको यही नहीं पता होगा कि मूल्य क्या है, मूल्य किसे कहते हैं, तो आप कैसे ये जो क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट कर पाओगे? और यही नहीं, मूल्य को अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो एथिक्स में तो ये डायरेक्टली हेल्प करेगा ही, साथ ही इसको ऐसे में देखिए, क्योंकि जो निबंध यूपीएससी पूछ रहा है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, जो ऐसे पूछ रहा है यूपीएससी निबंध, वो फिलोसफिकल पूछ रहा है, इथिकल ऐसे पूछ रहा है, जहाँ पर मूल्यों को कई बार तो डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है तो
ऐसा एक निबंध पूछा है जिसमें मूल्यों का उल्लेख बहुत आवश्यक हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, देखो 2019 में यूपीएससी ने पूछा है मूल्य वे नहीं है। देखिए डायरेक्ट मेंशन वर्ड को मेंशन किया, मूल्य वे नहीं है जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। अब ये ऐसे है, अब आपको यही नहीं पता मूल्य क्या है, तो ऐसे को लिखना तो फिर आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे कि इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ लिखना, अगर आपको मूल्य क्या है, मूल्य का कंसेप्ट ही नहीं पता है। दूसरा निबंध देखिए, अतीत, मानवीय चेतना तथा मूल्यों का, देखिए फिर से मूल्यों का एक स्थायी आयाम है। 2018 में निबंध पूछा यूपीएससी ने, सेम वही स्थिति है। मूल्य नहीं पता होगा, निबंध की शुरुआत करना भी जटिल हो जाएगा जब तक मूल्य का कंसेप्ट नहीं पता होगा। और देखिए, ये देखिए, मूल्यों से वंचित शिक्षा जैसी अभी उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। 2015 का निबंध है, यूपीएससी ने पूछा है। 1 सेकंड, हाँ 2015 में पूछा है, सीधा मूल्य शब्द को मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता होगा कि मूल्य क्या है, तो फिर मूल्यों से वंचित शिक्षा का नहीं पता होगा। शिक्षा क्या है ये तो ठीक है, अब वो मूल्यों से वंचित है, तो मूल्यों का कंसेप्ट अगर पता होगा तभी तो ये निबंध लिख पाओगे। तो मेरा कहने का कहीं ना कहीं यही आशय है कि जो ये आज हम जो क्लास लेंगे मूल्य, जिस पर हम डिस्कस करेंगे, सिलेबस में भी डायरेक्टली मेंशन है, प्लस इस पर हर साल सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, कहीं ना कहीं ऐसे में पूछ रहा है, निबंध में पूछ रहा है। अब देखिए, ये 3 तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर जो मूल्य शब्द है उसको डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, मूल्य मूल्य मूल्य। बट कुछ निबंध ना ऐसे भी हैं जिनमें आपको लगेगा कि डायरेक्ट तो मूल्य शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बट अगर आप देखोगे ना, बिना मूल्यों की समझ के आप उसको लिख नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये वाला निबंध देखिए, यूपीएससी ने 2018 में पूछा है, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। अब ये निबंध है, ठीक है, डायरेक्टली इसमें मूल्य शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रेम क्या है, एक पारिवारिक नैतिक मूल्य। जब अब इसमें सीधा पूछा है कि एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित होता है और ज्ञान से संचालित होता है, इस पर निबंध लिखना है। अब इसमें भी इस निबंध को जब आप अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे, तो अगर मूल्यों के बारे में कहीं चर्चा नहीं करोगे, प्रेम के बारे में तो करना ही है, मूल्यों से रिलेटेड भी अगर कुछ चर्चा नहीं करोगे, तो इसका जो उत्तर है, इस निबंध का जो उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं अधूरा लगेगा। ये देखिए दूसरा निबंध देखिए, इसमें मूल्य शब्दों को कहीं ना कहीं मेंशन जरूर करना पड़ेगा इस निबंध का आंसर लिखते टाइम। अब देखिए ये वाला निबंध देखिए, 2020 में पूछा है यूपीएससी ने, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। अब इसको देखिए, अब इस निबंध में क्या कह रहा है कि मनुष्य होने और मानव बनने, इसके बीच का जो सफर है, इसका जो लंबा सफर है वही जीवन है। ठीक है, इसमें मूल्य शब्द कहीं भी डायरेक्टली मेंशन नहीं किया यूपीएससी ने, लेकिन आप बताइए कोई मनुष्य है, क्या वो बिना मूल्यों के मानव बनेगा? मतलब वो मूल्य ही तो है ना जो एक मनुष्य को मानव बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इसमें आपको मूल्यों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये इसमें लिख पाओगे, इसका निबंध जो है अच्छे से लिख पाओगे। तो अब आज की क्लास में हम मूल्य देखेंगे, मूल्य के साथ साथ सद्गुण देखेंगे, कर्तव्य देखेंगे, पुरुषार्थ देखेंगे, राज्य की अवधारणा भी देखेंगे। गुड आफ्टरनून। अब इसमें ना पता है क्या है, दरअसल क्या है कि जो नीति शास्त्र है, एथिक्स जो है, जो नीति शास्त्र है, अब नीति शास्त्र की जो एजुकेशन है ना, जो शिक्षा है, वो बहुत पहले ही स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए थी। स्कूल में भी नीति शास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए था, कॉलेज में भी नीति शास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि अभी जो 2020 की हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें अभी ऐसे प्रावधान है कि एथिक्स को स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि होता क्या है कि बच्चे को जो बाल्यावस्था में या फिर जो स्कूल एजुकेशन में जो हम सिखाते हैं, जो मूल्यों की शिक्षा या जो नीति शास्त्र की जो शिक्षा हम दे पाते हैं, देंगे या दे पाते,
तो वो बच्चे के साथ ना आजीवन भर रहती है। और वहीं यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी में क्या है कि ये जो एथिक्स का पेपर है इसको 2013 में इंट्रोड्यूस किया है। कब किया? 2013 में। अब ये भी आई थिंक जब लगा होगा कि नीति शास्त्र की शिक्षा स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन में दे नहीं पाए, और कुछ ऐसे करप्ट या ऐसे व्यक्तियों के प्रशासन में आईएएस आईपीएस बन गए, एंट्री हो गई है, जो कि ठीक नहीं है। तो लगा होगा कि नीति शास्त्र की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, तब इसको 2013 में इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ क्या समस्या आई, यूपीएससी की मिनिमम एज है 21 वर्ष। तो यहाँ पर जो जो एथिक्स पढ़ रहे हैं, नीति शास्त्र जो पढ़ रहे हैं, वो 21 से 22 साल का बच्चा स्टार्ट कर रहा है इसको पढ़ना। वो भी उसका उद्देश्य होता है कि सिर्फ मार्क्स लेके आने हैं एथिक्स में, बाकी उसको ज़्यादा नीति से मतलब है नहीं। तो अब क्या है कि नीति शास्त्र की शिक्षा अगर स्कूल एजुकेशन में इंट्रोड्यूस होती, अच्छे से स्कूल में सिखाया जाता, तो वो जो समस्या है, वो अब जो नीति शास्त्र पढ़ा रहे हैं 21-22 साल की एज में, वो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो उतना कारगर नहीं हो पाता है जितना कि स्कूल एजुकेशन में हो पाता। इसीलिए ना, तो हाँ, तो आज की क्लास में हम मूल्यों पर चर्चा करेंगे कि मूल्य क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पर पहली बात तो इसको ये समझिए, जो वैल्यूज है ना, या हम जो फिजिकल वैल्यू होती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ये पेन 20 रुपए का है, वो वाली वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। या नीति की बात हो रही है, वैल्यूज गुणों की बात हो रही है, नीति की गुणों की बात हो रही है, नीति शास्त्र की वैल्यूज, या वो वाला वैल्यू नहीं है इसका अर्थ। ठीक है, अब बताइए, अब कई बार आप देखोगे ना, आप किसी से पूछोगे मूल्य क्या है, तो 2 लाइन भी नहीं बोल पाते कि मूल्य ये है। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि एथिक्स में तो सवाल पूछते ही हैं, साथ में निबंध में भी मूल्यों पर कितने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सवाल आए हुए। तो मूल्यों की अवधारणा को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, अब इसको समझते हैं, मूल्य क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि मूल्य क्या है, तो बताना है मूल्य वे हैं जो वांछनीय है। वांछनीय मतलब डिजायरेबल है, मूल्य डिजायरेबल है। डिजायरेबल मतलब जो होना चाहिए, जो होने चाहिए वो मूल्य है, जो होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें, मूल्य वे हैं जिनके आधार पर हम मानव के आचरण को उचित व अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। यानी कि मूल्यों के आधार पर ही हम ये निर्धारित करते हैं कि मानव का कौन सा आचरण उचित है और कौन सा आचरण अनुचित है। दूसरा पॉइंट है इसमें, मूल्य जो है ना, मूल्य जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। वैल्यूज गाइड्स अस। मूल्यों के आधार पर हमको पता लगता है कि हमको जीवन में ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अगला, मूल्य जो है ना, वो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। वैल्यूज मेक अवर लाइफ मीनिंगफुल। यानी कि कैसे, अगर देखिए, अगर हमारे जीवन में मूल्य नहीं है ना, तो वो जीवन सार्थक नहीं है, निरर्थक जीवन होता है। अगर हमारे जीवन में मूल्य नहीं है, वैल्यूज अगर हमारी लाइफ में नहीं है तो। अगला पॉइंट है इसमें, मूल्य वे हैं जिन्हें हम अपने जीवन में साकारित करना चाहते हैं। अब साकारित करना चाहते हैं मतलब कि जिन्हें हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए साकारित क्या है, जैसे आप अभी आईएएस बनने का, आपके आईएएस बनना चाहते हो, तो जो आईएएस बनने का जो विचार है ना, वो अभी आपके सिर्फ दिमाग में है, अभी आप आईएएस बने नहीं हो। तो जो आईएएस बनने का जो विचार है, उस विचार को आप साकारित करना चाहते हो, यानी कि भविष्य में आप आईएएस बनना चाहते हो। ऐसे मूल्य वे हैं जिन्हें हम जीवन में साकारित करना चाहते हैं। ठीक है, अब पूछे कोई मूल्य क्या है, तो कम से कम ये 4-5 लाइन जो है, ये तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए आपको कि मूल्य वे हैं जो वांछनीय है। वैल्यूज आर एक्सेप्टेड एज डिजायरेबल, जिनके आधार पर हम मानव के आचरण को उचित व अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। जो जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, वैल्यूज गाइड्स अस, जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, जिन्हें हम जीवन में साकारित करना चाहते हैं। ये मूल्य हैं। अब मूल्यों को अगर आप देखोगे ना, वैल्यूज जो है हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वैल्यूज के मूल्यों के प्रकार पर बात करें कि मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, देखते हैं।
मूल्यों के प्रकार। पहला होता है पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, सिविल सेवा हेतु बुनियादी मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य इत्यादि। अब इन्वायरमेंटल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज एंड फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, ये है। अब इसमें आप बताइए, जैसे पारिवारिक मूल्य है, अब आपसे पूछे कि पारिवारिक मूल्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो जो अभी हमने मूल्यों को समझा था ना डेफिनेशन में, ये वाला, तो हमको बताना है कि पारिवारिक मूल्य वे हैं जो परिवार के दृष्टिकोण से वांछनीय है, यानी कि परिवार में वांछनीय मतलब डिजायरेबल, यानी कि जो परिवार में होने चाहिए वो पारिवारिक मूल्य। अब आप मुझे बताइए कि परिवार में कौन कौन से मूल्य होने चाहिए, कमेंट करके। ये कोई बोल रहे हैं सर इंग्लिश में भी बता दिया करो। अच्छा यार, ये क्लास ना वैसे तो एक्सक्लूसिवली हिंदी मीडियम के लिए है, बट ठीक है, मैं टर्म्स जो है ना उनको इंग्लिश में बता दूंगा, बता भी रहा हूँ, अभी बताया था। ये जो टर्म्स आएंगे उनको मैं इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। अब हम कहाँ थे? पारिवारिक मूल्य पे। तो पारिवारिक मूल्य वे हैं जो पारिवारिक दृष्टिकोण से वांछनीय है, यानी कि जो परिवार के हिसाब से डिजायरेबल है, परिवार में जो होने चाहिए। अब आप बताइए परिवार में कौन कौन से मूल्य होने चाहिए? परिवार में एकता होनी चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए, परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर होना चाहिए, परिवार में महिलाओं का आदर होना चाहिए, परिवार में परस्पर सहयोग की भावना होना चाहिए। वो सब पारिवारिक मूल्य हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट हम बोल देंगे कि पारिवारिक मूल्य वे मूल्य हैं जिनके आधार पर हम जो पारिवारिक जीवन है उसमें कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है, इसका निर्धारण कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे मानिए, सपोज कीजिए कोई ऐसा बच्चा है परिवार में जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये जो तेरे कर्म है ना ये उचित नहीं है, इनको सुधार। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो परिवार में एकता बनाए रखता है, सबका ध्यान रखता है, परस्पर सहयोग की भावना से चलता है, तो हम कहेंगे इसका कर्म उचित है पारिवारिक दृष्टिकोण से। फिर हम कहेंगे पारिवारिक जीवन मतलब पारिवारिक मूल्य वे हैं जो पारिवारिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमने मूल्यों के बारे में ये पढ़ा है, 4-5 पॉइंट जो पढ़े हैं, इनको जो पारिवारिक मूल्यों के जो प्रकार है उनके हिसाब से बता देना है। जैसे पारिवारिक मूल्यों के बारे में अभी बता रहे थे। फिर पारिवारिक मूल्य वे हैं जो पारिवारिक जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, यानी कि अगर हम पारिवारिक मूल्यों के साथ चलेंगे तो पारिवारिक जीवन अर्थपूर्ण बनेगा, हमारी जो फैमिली लाइफ है वो अच्छी चलेगी। फिर पारिवारिक मूल्य वे हैं जिन्हें हम पारिवारिक जीवन में साकारित करना चाहते हैं। तो ऐसे ही पारिवारिक मूल्यों की डेफिनेशन बन जाएगी जो हमने मूल्यों के बारे में अभी देखा था। अब आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आए दिन न्यूज आती रहती है कि विकास तो हो रहा है समाज का, समाज बहुत विकास कर रहा है, हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन पारिवारिक मूल्यों का पतन हो रहा है, पारिवारिक मूल्य बिखर रहे हैं, पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं। तो वो सब पारिवारिक मूल्यों के बारे में हो जाएगा। अब देखिए सामाजिक वैल्यूज। अब समाज के लिए जो डिजायरेबल है, जो समाज में वांछनीय है, वो सामाजिक मूल्य। मानव के लिए जो वांछनीय है वो मानवीय मूल्य। कल्चरल रूप से जो हमारे लिए डिजायरेबल है वो कल्चरल वैल्यूज है। इन्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारे लिए डिजायरेबल है वो पर्यावरणीय मूल्य। अब ये देखिए, ये जो है ना सिविल सेवा हेतु बुनियादी मूल्य, ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन है, ये वाला फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। देखिए सिलेबस में दिखाता हूँ इसको, 1 सेकंड। हाँ ये रहा, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, ये हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किए हुए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, भेदभाव रहितता यानी कि निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता तथा करुणा। इंग्लिश में देखें तो इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, इम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शंस। ये जो है ये सिविल सेवा हेतु बुनियादी मूल्य बताए गए। अब कोई पूछे कि सिविल सेवा ये
सिविल सेवा के मूल्य क्या है, तो वही जो अभी मूल्यों की डेफिनेशन देखी थी वो वहाँ ये भी लगा सकते हैं हम। वन सेकेंड, ये स्लाइड ना धीरे चेंज हो रही है। हाँ, कि सिविल सेवा के लिए जो मूल्य वांछनीय है वो सिविल सेवा मूल्य, जिनके आधार पर हम सिविल सेवकों के आचरण को उचित या अनुचित बताते हैं वो सिविल सेवा मूल्य। सिविल सेवा मूल्य जो है ये सिविल सेवा में जो सिविल सेवक है उनकी सिविल सेवा में मार्गदर्शन करते हैं। चौथा पॉइंट है कि ऐसे मूल्य जिन्हें हम सिविल सेवा में साकारित करना चाहते हैं वो सिविल सेवा मूल्य। यानी कि ओवरऑल कैसे कहेंगे, जैसे सपोज कीजिए कोई सिविल सर्वेंट है और वो सत्यनिष्ठा पे प्रहार कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये आपका कर्म उचित नहीं है। वो किसी राजनीतिक दल की तरफदारी कर रहा है, क्योंकि देखा था अभी सिविल सेवा मूल्य के जो बुनियादी मूल्य उनमें गैर तरफदारी एक मूल्य था। हम कहेंगे कि अगर आप राजनीतिक दल के तरफदारी कर रहे हो, किसी राजनीतिक दल की, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, तो हम उसको कहेंगे कि आपका ये कर्म जो है अनुचित है। अगर वहीं कोई सिविल सेवक अपने कार्यों को एथिक्स के खिलाफ, हाँ बिल्कुल, वहीं कोई सिविल सेवक मान लीजिए वो अपने जो उसके कर्तव्य हैं या जो उसकी ड्यूटीज हैं या जो उसके अपने मूल्यों के साथ अगर वो कार्य कर रहा है, तो हम कहेंगे इस सिविल सेवक का जो कार्य है वो उचित है। इसी तरीके से ये बताना है। अब ना हम जो बोलते हैं ना आपको कि जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको टू द पॉइंट याद होना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं। देखिए इसमें डायरेक्टली मेंशन है कि सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सहिष्णुता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज कीजिए आपको सिलेबस अच्छे से याद है और आपसे पूछ ले कि सत्यनिष्ठा क्या है, यही बताइए बस, तो सीधा सा अगर आपको सिलेबस भी याद है ना तो एक लाइन तो यहीं से आ जाएगी सीधा सीधा कि सत्यनिष्ठा सिविल सेवा हेतु एक महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है। एक लाइन तो सीधा यहीं से लिख दो। फिर पूछ ले कि गैर तरफदारी क्या है, सेम लाइन यहाँ पर भी बन जाएगी कि गैर तरफदारी सिविल सेवा हेतु एक महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है, फंडामेंटल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज है। फिर पूछ ले कि वस्तुनिष्ठता क्या है, तो एक लाइन सीधा यहीं से आ जाएगी कि वस्तुनिष्ठता सिविल सेवा हेतु एक महत्वपूर्ण बुनियादी मूल्य है। यानी कि सिलेबस याद होने के बहुत फायदे हैं। दूसरा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप इंटरव्यू देने गए हैं यूपीएससी का ही, तो आपका इंटरव्यू में वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से वैल्यूज हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। तो अब देखो यार डायरेक्ट सिलेबस से ही आपका काम हो जाएगा। आप वहाँ डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर एज ए सिविल सर्वेंट मेरे अंदर सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, मेरे अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, मेरे अंदर गैर तरफदारी होनी चाहिए, मेरे अंदर सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, मेरे अंदर कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। यानी कि सीधा सिलेबस से ही हो जाएगा, इसलिए सिलेबस को याद करने के लिए बोलते हैं। दूसरा सिलेबस के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि पीवाईक्यूज भी आपको बहुत जरूरी है। पीवाईक्यूज देखना, वो क्यों बताते हैं, क्योंकि जब तक कोई टॉपिक आपने पढ़ा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, टॉपिक पढ़ा, टॉपिक थर्ड पढ़ा, मान लीजिए इसका भी इमोशनल इंटेलिजेंस सपोज कीजिए आपने पढ़ा, तो अब उस टॉपिक के पीवाईक्यूज देखिए कि पीवाईक्यूज उसमें से सवाल क्या आया हुआ है। क्योंकि जब तक पीवाईक्यूज नहीं करोगे ना तो आपकी जो तैयारी है ना उसको आप अधूरी समझना, वो पूरी नहीं हुई है। इसीलिए ना जो एथिक्स की जो क्वेश्चन बैंक है, LNIS ने आपके लिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन बैंक तैयार की है। उसमें हमने क्या किया है, ईयर वाइज तो लिखा ही है, बट टॉपिक वाइज हमने, जैसे कोई टॉपिक है सपोज कीजिए ये, तो हमने उसको उसी टॉपिक में से जो आज तक यूपीएससी ने 2013 से अब तक जो पीवाईक्यूज पूछे हुए हैं मेंस में, उनको एक जगह आपको एक जगह समेकित कर दिया है। दूसरा उसमें हमने कुछ अभ्यास प्रश्न भी जोड़े, प्रैक्टिस क्वेश्चन, कि टॉपिक नंबर थर्ड से आपके लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अभ्यास के रूप में, और पीवाईक्यूज भी बताया है। इसी तरह के से जो केस स्टडी है, अब सपोज कीजिए टॉपिक थर्ड पे कोई केस स्टडी है इमोशनल इंटेलिजेंस पे लेके, तो उसकी जो उस टॉपिक पे जो केस स्टडीज का जो पीवाईक्यू है वो भी क्वेश्चन बैंक में ऐड किया है। दूसरा उस पे इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्या क्या केस स्टडीज बन सकती है, क्या क्या अभ्यास केस स्टडीज बन सकती है प्रैक्टिस के लिए, वो भी उसमें हमने ऐड किया है।
तो इस तरीके से मतलब ओवरऑल ये होना चाहिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो सिलेबस तो याद ही होना चाहिए, सिलेबस के साथ साथ कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यूज भी देखना है और उसके अभ्यास प्रश्न भी कुछ मॉक भी दे लेने हैं। ठीक है, तो हम थे मूल्यों पर। वैल्यूज हो गई, वैल्यूज के टाइप हो गए, मूल्य बता चुके, मूल्यों के प्रकारों पे बात कर चुके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इंग्लिश में जो बोल रहे थे वो, फैमिली वैल्यूज और ये सब ये डिस्कस कर चुके। अब हम देखेंगे आगे ना कुछ अब ऐसे टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है डायरेक्टली, बट उनकी एथिक्स में प्रवेश करने से पहले उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखिए जैसे ये पढ़िए, सद्गुण क्या है, वर्च्यू। उचित कर्मों के लगातार अभ्यास से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित होता है, जिसे सद्गुण कहते हैं। दूसरा, दुर्गुण क्या है, अनुचित कर्मों के लगातार अभ्यास से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का अनैतिक गुण विकसित होता है, जिसे दुर्गुण कहते हैं। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, इसको ऐसे समझो, इसको समझ के फिर ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे तब देखना, इसको समझते। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मानव के कर्म है, इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, मानव के कर्म है, ठीक है। अब मानव के जो कर्म है वो दो तरीके के हो सकते हैं, उचित कर्म हो सकते हैं, उचित कर्म, और अनुचित कर्म हो सकते हैं, अनुचित कर्म। ठीक है, अब उचित कर्म कौन से होंगे, जो नियमानुसार है, यानी नियमों के अनुसार अगर हम कार्य कर रहे हैं तो उचित कर्म है, नियमानुसार। और जो नियम के विपरीत अगर हम कर रहे हैं, नियम के विपरीत, वो अनुचित कर्म है। ठीक है, दूसरा, अब उचित कर्म क्या, उचित कर्मों को करना चाहिए, ये हमको करना चाहिए, ये वो कर्म है जो करने चाहिए एक इंसान को, एक व्यक्ति को। ये अनुचित कर्मों को नहीं करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कोई व्यक्ति है जो उचित कर्म करता है, अब उचित कर्म करते करते क्या करता है, वो उचित कर्म कर रहा है तो उनका उसको अभ्यास हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि उचित कर्मों का अभ्यास कर रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो अनुचित कर्म कर रहा है, उसको अनुचित कर्मों का अभ्यास हो जाता है। ठीक है, अब प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अभ्यास से क्या होगा, अभ्यास निरंतर, वो कोई व्यक्ति है वो निरंतर उचित कर्म कर रहा है, उचित कर्म कर रहा है, तो उसकी जो अभ्यास जो कर रहा है उचित कर्मों का, उसकी आदत बन जाएगी, वो अभ्यास उससे उसकी आदत बनेगी। इसकी क्या आदत बनेगी, जो अनुचित कर्म कर रहा है, इसकी अनुचित कर्मों की आदत बनेगी। ठीक है, अभ्यास कर रहा है निरंतर, फिर उसकी आदत बन गई, आदत से क्या होगा, उसका चरित्र बनेगा, आदत से उस व्यक्ति का चरित्र बनेगा। इधर क्या होगा, जो अनुचित कर्म कर रहा है उसका भी चरित्र बनेगा आदत से। अब देखो, अब इसको देखिए, 1 सेकेंड, हाँ, ये उचित कर्म कर रहा है तो ये उचित कर्मों का लगातार अभ्यास कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास से उसकी आदत बनेगी। अब आप किसी चीज को बार बार करोगे, बार बार करोगे, उसकी रिपीटिशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आदत बनेगी ना, और आदत से क्या होगा, उसका चरित्र बनेगा। यही अभी हमने देखा था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर उचित कर्मों का अभ्यास हो रहा है, उचित कर्मों उन अभ्यास से आदत बन रही है और आदत से चरित्र बन रहा है। उधर क्या हो रहा है, वहां अनुचित कर्मों का अभ्यास हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। ये व्यक्ति अनुचित कर्म कर रहा है जीवन में लगातार, उस अभ्यास से इसकी आदत डेवलप हो रही है, लगातार अभ्यस्त हो गया उसमें, और उस आदत से इसका चरित्र बन रहा है।
अब मैं आपसे पूछूं कि चरित्र कैसे बनता है व्यक्ति का, तो आप बताओगे कि आदत से, जैसी उसकी आदत होगी वैसा ही उसका चरित्र होगा। फिर पूछेंगे आदत कैसे डेवलप होती है, तो बताएंगे लगातार अभ्यास से, लगातार अभ्यास करेंगे तो आदत बनेगी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा अब क्या होता है, ये व्यक्ति उचित कर्म कर रहा है, उसका उचित कर्मों का लगातार अभ्यास कर रहा है, आदत बनी उसकी, अभ्यास के बाद, आदत के बाद उसका चरित्र बना। चरित्र जो है ना ये स्वभाव का अंग है, ये स्वभाव में आ जाएगा, फिर स्वभाव का अंग है। इधर कोई व्यक्ति है जो अनुचित कर्म कर रहा है जीवन में लगातार, उनका अभ्यास कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी आदत बनी और चरित्र बना। अब यहां पर क्या होगा, जो ये चरित्र है, इन दोनों का जो चरित्र है, इन दोनों का चरित्र, इससे आचरण आएगा, आचरण, आचरण। यानी कि अब इसको ऐसे, अब इसको समझो, अगर किसी व्यक्ति का चरित्र जानना हो ना कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, तो हम उस चरित्र का अनुमान कैसे लगाते हैं, उसके आचरणों से अनुमान लगाते हैं कि वो व्यक्ति आचरण कैसे करता है। वो जैसे आचरण करता है ना वही उसका चरित्र होता है। यानी कि जो चरित्र है ना, चरित्र ये किसी भी व्यक्ति का आंतरिक पक्ष है, इंटरनल एस्पेक्ट है, और जो आचरण है ये बाह्य पक्ष है, ये एक्सटर्नल एस्पेक्ट है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का आचरण हम देखेंगे, आचरण देखेंगे कि कैसा आचरण कर रहा है कोई व्यक्ति, उसके आचरण के आधार पर हम ये अनुमान लगा लेंगे कि उसका चरित्र कैसा है। और वो चरित्र कैसे बनाए, आदत से। और आदत कैसे डेवलप हुई है, अभ्यास से। फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, उसको धूम्रपान करने की आदत है, सुट्टा फूकने की आदत है। अब उसने उस सुट्टा फूकने का इतना अभ्यास किया है जीवन में, इतनी प्रैक्टिस की है कि वो उसकी आदत में आ गई है। और आदत से क्या हुआ, उसका चरित्र डेवलप हुआ, और चरित्र से उसके आचरण में अब वो झलकेगा। कैसे झलकेगा, आप कहीं, आप उसके साथ जा रहे होंगे, गाड़ी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो कहीं भी 2 मिनट के लिए भी अगर गाड़ी रुक गई ना, तो आपको पता नहीं लगेगा वो कब फूंक के आ गया। 2 मिनट में जाएगा, 2 मिनट में सिगरेट पी के आ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके आचरण में दिख रहा है, उसने इसकी इतनी अभ्यास की है, अनुचित कर्मों की बहुत ज्यादा अभ्यास कर लिया, उसकी आदत बन गई है, और आदत बनने से वो उसके आचरण में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे भी समझो, सपोज कीजिए कोई बच्चा है, उसको बचपन से ही झूठ बोलने का अभ्यास करा दिया, यानी कि वो झूठ बोलता है, उसको किसी ने रोका नहीं, तो उसने झूठ बोलने का इतना अभ्यास कर लिया, इतना प्रैक्टिस कर लिया कि वो जो झूठ बोलना है वो उसकी आदत बन गई। अब आदत बनने के बाद क्या हुआ, उसका जो चरित्र डेवलप हुआ, चरित्र उसके अब कंडक्ट में झलकेगा, उसके आचरणों में वो दिखेगा। कैसे दिखेगा, अब वो बच्चा बड़ा भी हो गया, जो भी हो गया, उसने झूठ बोलने की इतनी प्रैक्टिस की है, इतना अभ्यस्त हो गया है, आप उसको दिल्ली में रख लो वो झूठ ही बोलेगा, उसको आप जयपुर में रख लो वो यहाँ भी झूठ बोलेगा, इवन आप उसको ब्रिटेन भेज दो, यूएसए भेज दो, कहीं भी भेज दो, वो झूठ जरूर बोलेगा, क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस कर चुका है। अरे एसी ऑन कर देने, इतनी प्रैक्टिस कर चुका है इसकी। ठीक है, तो क्या देखा हमने, कोई व्यक्ति है वो उचित कर्म कर रहा है, उनका अभ्यास कर रहा है, तो उससे आदत डेवलप हो रही है, आदत से उसका चरित्र बन रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति जो है अनुचित कर्म कर रहा है, उनका अभ्यास कर रहा है, उससे उसकी आदत डेवलप हो रही है और उसका चरित्र बन रहा है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, दूसरा, 1 सेकेंड इसको मैं हटा देता हूं। अब ना जो पूरे जीवन में ना, आप जिंदगी में देखोगे अपनी में कि आपको 2 तरीके के व्यक्ति दिखेंगे। 1 सेकेंड बस। अभ्यास से चरित्र बना, ओ सॉरी, अभ्यास से आदत बनी, आदत से चरित्र बना, और चरित्र उसके आचरण में देखेगा। ये अभी हमने समझा। अब आप इसमें देखोगे ना, आपको 2 तरीके के व्यक्ति दिखेंगे जीवन में। पहले दिखेंगे जो ये वाले, जो अभी अपन ने लिखा, उचित कर्म जो करते हो जीवन में। दूसरे आपको दिखेंगे जो अनुचित कर्म करते हो अपने जीवन में। अभी समझा। अब ये जो व्यक्ति है जो उचित कर्म करते हैं, ये उचित कर्म के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उचित कर्मों का अभ्यास कर रहे हैं।
ठीक है, वही दोबारा से रिपीट हो रहा है। अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास से उनकी आदत बन रही है और आदत से उनका चरित्र बन रहा है और उनके चरित्र से और उनका चरित्र जो है उनके आचरण में झलक रहा है। सेम उधर वही होगा, सेम वही, वो अनुचित कर्मों का अभ्यास कर रहा है और अनुचित कर्मों की उसको आदत बन रही है, उसी के अनुसार उसका चरित्र डेवलप हो रहा है और उसी से उसका आचरण आ रहा है। अब आप यहाँ पर बताइए, जो ये व्यक्ति है जो जीवन में उचित कर्म कर रहा है, इसका चरित्र कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये इसका चरित्र सदचरित्र होगा, ये सदाचारी होगा, सज्जन व्यक्ति होगा। ठीक है, वही इसका चरित्र कैसा होगा? इसका दुष्चरित्र होगा। कंप्लीट, हाँ ठीक है। अब अभी हाँ, हमने अभी जो सिगरेट के लिए बोला अनुचित कर्म है, वो अनुचित ही है इथिकली भी अनुचित है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इथिकल है, वो अनइथिकल है, अनुचित कर्म ही है। तो ये जो व्यक्ति है जो उचित कर्म कर रहा है उसका चरित्र कैसा होगा? सच्चरित्र। और जो अनुचित कर्म कर रहा है उसका चरित्र कैसा होगा? दुष्चरित्र। अभी जो परिभाषा पढ़ी थी हमने सद्गुण और दुर्गुण की, अब उसको पढ़ना, अभी आपको समझ में आएगी। वो परिभाषा में क्या था कि उचित कर्मों का अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित होता है, सच्चरित्र, वही सद्गुण है। अब देखिए उस डेफिनेशन को, हाँ ये मिटा देता हूं, फिर आप ये डेफिनेशन पढ़िए। अब ये आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, आई होप। क्या अभी क्या समझा हमने? देखिए उचित कर्मों के, अभी देखा ना, उचित कर्मों के लगातार अभ्यास से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का नैतिक गुण विकसित होता है जिसे सद्गुण कहते हैं। समझा? अभी समझ में आगे होगा आई होप। दुर्गुण, अनुचित कर्मों के, अभी टेबल में देखा था, अनुचित कर्मों के लगातार अभ्यास से मनुष्य में एक विशेष प्रकार का अनैतिक गुण विकसित होता है जिसे दुर्गुण कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बताइए कमेंट करके, आया क्या समझ में? थैंक यू सुजेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे इसमें, अब कर्तव्य देखते हैं। अब कर्तव्य जो है, ड्यूटीज, कर्तव्य क्या है? अब ये इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो ठीक है, एथिक्स के सिलेबस में मेंशन नहीं है कहीं कर्तव्य वर्ड, बट ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको हर जगह हेल्प करेगा कि ड्यूटीज क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। अब आप पूछोगे ना बहुत जो किसी से कर्तव्य क्या है, तो वही स्थिति है मूल्य जैसी, 2 लाइन भी नहीं बता पाते कि कर्तव्य क्या है। अब इसमें कर्तव्य क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है इसमें, एक नैतिक और विवेकशील प्राणी होने के नाते जो हमें करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए, सॉरी, जो हमें करना चाहिए वही कर्तव्य है। अब इसमें ना मनुष्य को ना व्यवहार से नैतिक और विवेकशील प्राणी माना गया है। यहाँ इस विवेकशील को थोड़ा सा समझ लीजिए बस, यानी कि हम विवेकशील प्राणी हैं और एक नैतिक प्राणी है, ये होने के नाते जो हमें करना चाहिए जीवन में वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारी ड्यूटी है। इसमें विवेकशील शब्द को ऐसे समझ लीजिए कि देखो इसको ऐसे समझो, जैसे मानव है, मनुष्य है, हम है, ठीक है, और पशु है। अब मानव के अंदर ना, हमारे अंदर क्रोध होता है, आवेग होते हैं, आवेग होते हैं, संवेग होते हैं, हमारे अंदर डर होता है, भूख होती है, क्रोध होता है, आवेग होता है, संवेग होता है, डर होता है, भूख होती है। पशु में भी लगभग यही स्थिति है, पशु को भी भूख लगती है, पशु को भी डर लगता है, पशु के अंदर भी आवेग होते हैं, वो भी पशु भी आवेगों से गाइड होते हैं, पशु के अंदर भी डर होता है, क्रोध होता है। तो यहां अगर हम देखें ना तो मानव जो है ना वो पशु तुल्य है, कुछ कुछ चीजों में पशुओं के अंदर भी वही है, हमारे अंदर भी वही है, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। बट हमको जो पशुओं से डिफरेंशिएट करता है ना वो यही है, वो विवेक है, बुद्धि, हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, विवेक, विवेक ही हमको पशुओं से अलग करता है। अब पशु है, उसको डायरेक्ट क्रोध आया तो उसमें ही विवेक नहीं होता है, वो डायरेक्ट हिट करेगा, फिर अगर उसको क्रोध आया तो सीधा उसको इम्प्लीमेंट करेगा।
अब चाहे फिर सूट पहन रखा हो या बूट पहन रखा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा उसको क्रोध आया वो हिट करेगा। वही मानव क्या है, वो अपने क्रोध को, संवेगों को, आवेग को, डर को वो अपने विवेक के माध्यम से उनको कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, संयमित कर सकता है उनको कहीं ना कहीं। पशु में वो क्षमता नहीं होती है, तो वही ये विवेक ही है जो हमको पशुओं से अलग बनाता है। तो विवेकशील और नैतिक प्राणी होने के नाते हमको जो करना चाहिए वो हमारा कर्तव्य है। वही दूसरा पॉइंट इसमें देखिए कि पद व स्थिति के अनुसार हमें जो करना चाहिए वह कर्तव्य। इसको ऐसे समझो, पद व स्थिति यानी कि आप किस पोस्ट पे हो, क्या आपकी स्थिति है, क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से आपको जो करना चाहिए वो कर्तव्य है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आप किसी जिले के एसपी लगे हुए हो, पुलिस अधीक्षक लग रहे हो, तो आपका क्या कर्तव्य है वहां पर। अब वहां पर आपका कर्तव्य है जिले में, आपके जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, समाज में अपराधों को नियंत्रण करना आपका कर्तव्य है। सपोज कीजिए आप डीएम लगे हुए हो किसी जिले में, तो डीएम का क्या कार्य है, डीएम का कर्तव्य बनता है कि वो अपने जिले में जो विकासात्मक गतिविधियां हैं उनको ठीक से इंप्लीमेंट करे और जनहित में कार्य करे। ये एज ए डीएम, एज ए पद और स्थिति के अनुसार आपके कर्तव्य हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति, पर्यावरण के प्रति कुछ कर्तव्य है। अब आप ही बताइए कमेंट करके कि स्वयं के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आपको खुद के प्रति क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए आपको। ऑब्वियस सी बात है, स्वयं के प्रति आपका कर्तव्य है अपने आप को स्वस्थ रखो। सबसे पहला कर्तव्य तो यही है, पहला सुख निरोगी काया। अपने आप को हेल्दी रखो, हेल्दी खाओ, अनहेल्दी कुछ भी मत खाओ। तो ये आपका पहला कर्तव्य है, स्वयं के प्रति तो यही कर्तव्य है। अब आपका परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी बनती है। अब फैमिली के प्रति आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे परिवार की सम्मान या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, परिवार का नाम रोशन करें, या आपका परिवार के प्रति आपका दायित्व बनता है। अब समाज के प्रति आपका क्या दायित्व बनता है, क्या कर्तव्य है। समाज के प्रति आपका कर्तव्य बनता है कि समाज में आप गंदगी ना फैलाएं, अंधविश्वासों को बढ़ावा ना दें। वही राष्ट्र के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बनता है कि आप जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उनमें आप संलग्न ना हो, ये हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बनता है। यानी कि ये 3 पॉइंट देखे, प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, समाज के भी देखे, राष्ट्र के भी देखे, परिवार का भी देखा, पर्यावरण की संरक्षण करना चाहिए, ये भी हमारा कर्तव्य है। वहीं अगर देखें तो भारतीय संविधान में भी भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में 11 जो मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को बताया गया है। वहीं अगर इसमें गीता की बात करें तो स्वधर्म का पालन ही कर्तव्य है। गीता में कहा गया है कि स्वधर्म का पालन ही कर्तव्य है। ठीक है, ये हो गए कर्तव्य। अब आई थिंक, आई होप कि कर्तव्य भी आपको समझ में आए होंगे कि कर्तव्य क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, अब ना एथिक्स में जब हम प्रवेश करते हैं तो वैल्यूज की बात होती है। अब वैल्यूज की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात उभर कर आती है पुरुषार्थों की। अब जो भारतीय प्राचीन परंपरा है हमारी, जो प्राचीन भारतीय परंपरा है उसमें पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ। अब 4 पुरुषार्थों में, अब पुरुषार्थ होता क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ है पुरुष प्लस अर्थ, पुरुष प्लस अर्थ यानी कि पुरुष के लक्ष्य। इसको ध्यान से समझना थोड़ा है ना, पुरुष के लक्ष्य यानी कि पुरुष के जीवन में क्या लक्ष्य बताए गए हैं, इसको समझना। कंप्लीट एथिक्स लेके आओ, आएगी। ठीक है, पुरुषार्थ, पुरुष के लक्ष्य बताए गए हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा में, उन पे हम डिस्कस करेंगे कि ये एथिक्स में किस प्रकार इनकी भूमिका है। अब इसकी भूमिका भी सिलेबस दिखा के मैं बात करूंगा। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला बताया गया वो बताया गया धर्म। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ध्यान देने की बात है वो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि धर्म का मतलब यहाँ पर ये वाले धर्म से है, DHRAM ए। धर्म से मतलब है यहाँ पर धर्म का जो मतलब है ना, वो धर्म इज इक्वल टू रिलीजन नहीं है, रिलीजन वाला धर्म नहीं है। यहाँ ध्यान रखना, धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन, वो वाले धर्म का आशय यहाँ नहीं लेके चलेंगे, अभी समझेंगे। अर्थ का मतलब होता है धन संपदा, पैसा।
कितना पैसा कमा रहे हो। काम का आशय होता है कि शारीरिक भोग, शारीरिक भोग काम का आशय है। और मोक्ष, इस पे तो खैर इसका संदर्भ तो अलग हो जाएगा, इस पर आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये फिलॉसफी का टॉपिक है, इस पर हालांकि 2 से 3 घंटे बोला जा सकता है आराम से, लेकिन मोक्ष को हम कभी और, ये फिलॉसफी का टॉपिक है, इसका संदर्भ एथिक्स में इतना नहीं आता है। बट हाँ इतना पता होना चाहिए कि ये जो है ना अर्थ और काम, ये क्षणिक क्षणिक होते हैं, टेम्पररी, क्षणिक आनंद मिलता है इनसे। मोक्ष जो होता है ना, ये जीवन से दुखों की समाप्ति है, जीवन से दुखों की समाप्ति, और यहाँ परम आनंद मिलता है, हमेशा हमेशा के लिए आनंदित, वो वाली स्थिति है। इसको छोड़िए, ये एथिक्स में इसका संदर्भ उतना नहीं आता है, हम मुख्यतः इन 3 शब्दों पर फोकस करेंगे। अब देखिए धर्म का आशय, यहाँ पर धर्म इजिकल टू रिलीजन नहीं है, यहाँ धर्म का आशय ये वाला धर्म है, धर्म। अब जो पहला ये है धर्म, इसका जो मतलब आशय क्या निकल के आता है पूरा, यहाँ पर धर्म का आशय है स्व कर्तव्य पालन, देखना इसको ध्यान से, स्व कर्तव्य पालन, स्व कर्तव्य पालन, नैतिकता, नैतिकता, सदाचार, नैतिकता सदाचार। वहीं धर्म का आशय निकल के आता है सामाजिक व नैतिक मूल्य, जैसे कि सामाजिक नैतिक मूल्य, सत्य, दया, प्रेम, न्याय, करुणा, ये सब धर्म का आशय निकल के आता है। यहाँ पर धर्म का मतलब उस रिलीजन से नहीं है, पंथ से नहीं है, जो पंथ होते हैं, पंथ, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब पंथ हैं, उन पंथों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर धर्म की बात हो रही है। और उस धर्म का आशय क्या निकल के आ रहा है, स्व कर्तव्य पालन, नैतिकता, सदाचार, सामाजिक नैतिक मूल्य जैसे सत्य, दया, प्रेम, करुणा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आपको पता लगता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां पर आपका क्या धर्म बनता है, फर्स्ट में आपका धर्म बनता है कि जो भी घायल व्यक्ति है, अगर कोई और नहीं है तो आपका ये धर्म है कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। आप किसी प्यासे व्यक्ति को देखते हो तो आपका सबसे पहला धर्म बनता है कि आप उसको पानी पिलाइए, बाकी चीजों के अलावा। तो यहाँ उसी धर्म की बात हो रही है। धर्म का आशय नैतिकता से है, मूल्यों से है, सदाचार से है, वो यहाँ पर धर्म का आशय निकल के आता है। अब देखिए, अब इसको अगर वैसे भी समझें तो तुलसीदास ने कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, यानी कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। यहाँ भी इसी धर्म की बात हो रही है। वही रामचरितमानस में कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि परोपकार के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। वहां भी इसी धर्म की बात हो रही है, ये पंथों की बात नहीं हो रही है। वहीं महाभारत में कहा है कि अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा ही परम धर्म है। दूसरा गीता में भी इसका उल्लेख है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहाँ यानी कि जब जब धर्म का पतन होगा, धर्म की हानि होगी, तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। तो वहाँ यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की, वहाँ भी इसी धर्म की बात हो रही है। यानी कि जब जब नैतिक मूल्यों का, वैल्यूज का, नैतिकता का पतन होगा, तब तब ईश्वर अवतार लेंगे। वहाँ भी इसी धर्म की बात हो रही है। ये क्लियर, पहले धर्म शब्द क्लियर होना चाहिए, तभी यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। और जो पंथ है ना वो अलग है। देखो इसको बता ही देता हूँ आज आपको, ये भी आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। देखिए हाँ, ये पंथ और जो धर्म का है, इसको 1 सेकंड 2 मिनट लगेंगे, समझा देता हूँ। ये आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। देखिए जो ये पंथ है ना, पंथ, इसको आम भाषा में धर्म ही कहते हैं। मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, ये जो रिलीजन है। अब जो धर्म है ना, 1 सेकंड, इस पे समझते हैं। जो पंथ है, जिसको बोलचाल की भाषा में धर्म ही कहते हैं, रिलीजन, इसको ऐसे समझो
इस रिलीजन के ना, इस धर्म के जो ये पंथ है, यहाँ मैं धर्म शब्द यूज कर रहा हूँ, ये जो पंथ है इसके दो पक्ष होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इस रिलीजन का बाह्य पक्ष, बाह्य पक्ष, और एक होता है इसका आंतरिक पक्ष। ध्यान दीजिएगा इस पे। अब बाह्य पक्ष में एक जो रिलीजन होता है, पंथ होता है, उसके बाह्य पक्ष में क्या आता है? उसकी पूजा पद्धति। अब इसमें प्रत्येक पंथ की, प्रत्येक जो रिलीजन है उसकी पूजा पद्धति अलग हो गई। कोई पूजा करेगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई प्रेयर करेगा। पूजा स्थल ये सबके अलग अलग होंगे। पूजा स्थल कैसे अलग होगा? किसी का मंदिर होगा, किसी का मस्जिद होगा, किसी का चर्च होगा। इनका धर्म ग्रंथ भी भिन्न होगा, सबके धर्म ग्रंथ अलग अलग होंगे। इनमें प्रत्येक पंथ के कुछ अनुयायी होंगे कि ये इस पंथ को मानने वाले हैं, ये इस पंथ को मानने वाले हैं। पूजा पद्धति अलग होगी, पूजा स्थल अलग होगा, धर्म ग्रंथ अलग होंगे, धर्मों की जो शिक्षाएं होंगी वो अलग होंगी, अनुयायी अलग अलग होंगे। ये इसके एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है, किसी भी पंथ का। अब इसके आंतरिक जो पक्ष है वो क्या होता है? जो कोर होता है वो प्रत्येक पंथ का, प्रत्येक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका जो ये इंटरनल जो है आंतरिक जो पक्ष है वो सबका यही बात करता है। अगर उसको डीप में पढ़ा जाएगा तो सब दया की बात करते हैं, सब न्याय की बात करते हैं, सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, परस्पर सद्भाव की बात करते हैं, मानव सेवा की बात करते हैं। ये इनका आंतरिक पक्ष है धर्म पंथ का। और ये जो आंतरिक पक्ष है ना, ये हमने जो भी धर्म को समझा था, धर्म, उस धर्म से कहीं ना कहीं मैच करता है। वही आंतरिक जो इसका मूल्य है, इसमें दया, न्याय, अहिंसा, वही इसमें है। अब इसको मैं क्यों समझा रहा हूँ पता है? अब जो सांप्रदायिकता है, कम्युनलिज्म जो है, उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ ये है, इसकी वजह से धार्मिक दंगे होते हैं। जब ये बाह्य पक्ष प्रभावी हो जाता है ना और आंतरिक पक्ष गौण हो जाता है, तब समस्या आती है। मेरी पूजा पद्धति अच्छी है, मेरा पूजा स्थल यहाँ होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, मेरा धर्म ग्रंथ सर्वोच्च है, दूसरे का धर्म ग्रंथ बेकार है। यहाँ पर सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिकता की जड़ है, इससे सांप्रदायिकता निकल के आती है, यहाँ से इससे सांप्रदायिकता होती है, धार्मिक दंगे इससे होते हैं। वही आंतरिक पक्ष अगर आप देखोगे सभी पंथों का, वो लगभग समान है। अगर बाह्य पक्ष में देखें तो भिन्नता है सभी पंथों में, और अगर आंतरिक पक्ष में देखें तो सभी पक्षों में समरूपता है, लगभग एक जैसी बात करते हैं। अब इसमें जिस व्यक्ति के अंदर मान लीजिए ये तो, अब किसी व्यक्ति में ये जो पक्ष है, आंतरिक पक्ष जो है इसका, 1 सेकेंड यार, अब किसी व्यक्ति में मान लीजिए जो ये तो पूरा ही गया सर, कीजिए स्टार्ट। अब किसी व्यक्ति में मान लीजिए जो ये आंतरिक पक्ष है ये हावी हो जाता है, और ये जो बाह्य पक्ष है ये गौण होता है। तो उस व्यक्ति जिसके अंदर, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर मानवीय दया है, अहिंसा है, प्रेम है, सद्भाव है, करुणा है, तो उस व्यक्ति को हम सच में धार्मिक व्यक्ति कहेंगे, ना कि उस व्यक्ति को जो इन पे तो ज्यादा जोर देता है और ये पक्ष उसमें गौण हो रखा है। ऐसा व्यक्ति तो पाखंडी ही माना जाएगा, जो बाह्य पक्षों पर ज्यादा जोर देता है। तो ये हमने धर्म को समझा, अभी तक धर्म को भी बता दिया, थोड़ा पंथ के बारे में भी आपको बता दिया, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। यार बैक नहीं जा रहा। हाँ, तो हम पुरुषार्थ में थे। सर ये मिटाओगे क्या? बैक हो रहा है, सॉरी, 1 सेकंड रुकना, इसको एग्जिट करना पड़ेगा क्या? हो गया आपका? 1 सेकंड करना है इसको
ठीक है, तो ये ना कुछ टेक्निकल इशू है, तो हम पुरुषार्थ डिस्कस कर रहे थे, पुरुष का लक्ष्य, जिसमें हमने धर्म को देखा है। आगे अर्थ, काम, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।